नमस्ते। आज के वीडियो में हम भाषा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाषा की परिभाषाओं का अध्ययन किया था। भाषा की परिभाषाओं का हमने जो गहनता से अध्ययन किया है, उसी कारण भाषा के विशेषताओं को या फिर भाषा की जो विशेषताएं हैं, भाषा के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को, उन विशेषताओं को समझने में हमें अधिक आसानी होगी। देखिए, हम पहले भाषा की विशेषताओं का अर्थ समझ लेते हैं। तो भाषा के लक्षणों को ही दूसरे शब्दों में भाषा की विशेषताएं या भाषा की प्रवृत्तियां कहा जाता है। देखिए, हमारे संसार में इस पूरे जगत में हजारों भाषाएं हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्र विशेषताएं होती है। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि अनेक जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं की अपनी स्वतंत्र विशेषताएं हैं। भाषाओं के व्याकरण के नियम अलग होते हैं। हर भाषा का व्याकरण जो है वह अलग होता है। अंग्रेजी भाषा का व्याकरण अलग है, चीनी भाषा का व्याकरण अलग है, मराठी, हिंदी भाषा का व्याकरण अलग है। तो भाषाओं के व्याकरण के नियम क्या अलग अलग होते हैं, परंतु इन भाषाओं के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। हर एक भाषा के व्याकरण के नियम अलग होते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। भाषा की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हम जो देखने वाले हैं, ये विशेषताएं सभी भाषाओं पर लागू होती है। अर्थात जिन भाषा के विशेषताओं का हम अध्ययन करने वाले हैं, ये विशेषताएं सभी भाषाओं पर लागू होती है। और इन विशेषताओं का संबंध जो है केवल मनुष्य की भाषा से ही है। अर्थात पशु पक्षियों की भाषा, गूंगे मनुष्य की भाषा, इस भाषा से इन विशेषताओं का संबंध नहीं है। ये जो विशेषताएं हम देखने वाले हैं, यह विशेषताएं सिर्फ मनुष्य की भाषा से ही संबंधित है और सभी भाषाओं पर यह विशेषता लागू होती है। तो देखिए, हम जो आज उपघटक सीखने वाले हैं, उसका नाम है भाषा की विशेषताएं। और भाषा की कुल मिला के ये जो 16 विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को पहले हम देख लेते हैं और फिर बाद में एक एक कर इनका हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता है, भाषा पैतृक संपत्ति एवं बपोती नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है। भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरीय वस्तु है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है। भाषा एक सहज व नैसर्गिक प्रक्रिया है। अब इन 16 विशेषताओं का हम एक एक कर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता, भाषा पैतृक संपत्ति एवं बपोती नहीं है। अब पहले हम पैतृक इस शब्द को समझ लेते हैं। पिता से पुत्र को मिलने वाली संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। यानी कि हमारे पिता द्वारा हमें यदि कोई संपत्ति मिलती है तो उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। और बाप दादा से अपने आप मिलने वाली संपत्ति को बपोती कहते हैं। यहाँ पर हमारे जो पिताजी हैं, अर्थात बाप दादा से अपने आप मिलने वाली जो संपत्ति है, उसे बपोती कहते हैं।
तो भाषा मनुष्य को पैतृक संपत्ति के रूप में जन्म से ही प्राप्त नहीं होती। जिस तरह से हमें पैतृक संपत्ति से हमारे पिताजी का घर मिलता है, बपोती संपत्ति के रूप में हमें हमारे दादाजी का घर मिलता है, जो कुछ भी संपत्ति है वह हमें विरासत में मिलती है। तो किसी भी भाषा का ज्ञान जो है यह इस विरासत के रूप में हमें नहीं मिल सकता। भाषा का ज्ञान या भाषा जो है वह हमें सीखनी पड़ती है। भाषा अर्जित वस्तु है। मनुष्य को अनुकरण और अभ्यास द्वारा ही भाषा सीखनी पड़ती है। देखिए, यदि भाषा पैतृक संपत्ति एवं बपोती होती तो वह सहजता से मिल सकती। अर्थात देखिए, यदि किसी बंगाली बच्चे का लालन पालन हिंदी भाषी माता पिता करें तो बच्चा हिंदी भाषी होगा। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो उस बंगाली बच्चे का लालन पालन हिंदी भाषी माता पिता करने पर वह बच्चा बंगाली बोलता। लेकिन भाषा जो है वह पैतृक संपत्ति और बपोती नहीं है, इसीलिए उस बच्चे को बंगाली भाषा नहीं आ सकती। उस बच्चे को जो है हिंदी भाषी माता पिता ने लालन पालन करने के कारण, वही भाषिक वातावरण प्राप्त होने के कारण वह हिंदी भाषी होगा। किसी भी भाषा को प्रयत्न पूर्वक हम सीख सकते हैं, क्योंकि भाषा जो है वह पैतृक संपत्ति नहीं है। अब देखिए, हमें यदि कोई अन्य भाषा सीखनी है, हमें चीनी सीखनी है, हम सीख सकते हैं। तो किसी भी भाषा को प्रयत्न पूर्वक सीखा जाता है। कोई भी भाषा जो है वह पैतृक संपत्ति एवं बपोती नहीं होती। दूसरी विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। देखिए, भाषा का अर्जन जो है वह मनुष्य अनुकरण द्वारा करता है। भाषा ईश्वर की देन नहीं है। यदि भाषा ईश्वर की देन होती तो उसे अर्जन करना, उसे सीखना नहीं पड़ता, वह सहजता से हमें आ सकती। लेकिन भाषा ईश्वर की देन नहीं है। किसी भी भाषा का प्रयत्न पूर्वक अर्जन करना पड़ता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा सीखने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करने पड़ते हैं। छोटा बालक अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। वह आसपास के परिवेश में स्थित व्यक्तियों का अनुकरण करता है और फिर वह उस भाषा को सीखता है। अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखी जा सकती है। देखिए, छोटा बच्चा अनुकरण किस तरह से करता है। तो जब माँ पानी कहती है तो वह पानी शब्द का उच्चारण करने का प्रयास करता है। जब माँ दूध कहती है तो वह उस शब्द का उच्चारण करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो है भाषा अर्जित की जाती है, सीखी जाती है प्रयत्न पूर्वक। तीसरी विशेषता है भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा क्या है? अत्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा और समाज, इनका अटूट संबंध है। भाषा समाज के लिए है और समाज में ही भाषा का विकास होता है। देखिए, समाज और भाषा दोनों का जो है अटूट संबंध है। मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। समाज में संपर्क स्थापित करने के लिए, सामाजिक व्यवहार के लिए वह भाषा का ही प्रयोग करता है। यदि भाषा न होती तो मनुष्य समाज में उसके व्यवहार जो है वह नहीं कर सकता। सामाजिक व्यवहार में उसे दिक्कत आ सकती है। तो सामाजिक व्यवहार के लिए भाषा आवश्यक है। उसी तरह से भाषा की उत्पत्ति समाज द्वारा ही होती है और उसका विकास भी समाज में ही होता है। अर्थात भाषा की उत्पत्ति तथा विकास भी समाज में ही होता है। तो इस तरह से दोनों का अटूट संबंध है। भाषा ही वह कड़ी है जो व्यक्ति और समाज को जोड़ती है। व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली कड़ी जो है वह भाषा है। यदि भाषा न होती तो व्यक्ति जो है वह समाज से जुड़ नहीं सकता। मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा का अर्जन एवं विकास करता है। इसीलिए भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। अब अगली विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? चिर परिवर्तनशील है, सदैव बदलती रहती है।
परिवर्तन जो है वह सृष्टि का नियम है, हर एक चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह से भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है, सदैव बदलती रहती है भाषा। भाषा के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे कि ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, इन भाषा के अंगों में परिवर्तन होता रहता है। भाषा का कोई रूप स्थिर या अंतिम नहीं होता। हम कह नहीं सकते कि भाषा का यह रूप जो है यह स्थिर है, अंतिम है। तो आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल की भाषा की यदि हम तुलना करें तो उसमें आमूलाग्र परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए, आदिकाल की भाषा, मध्यकाल की भाषा और आधुनिक काल की भाषा, इसमें आमूलाग्र परिवर्तन हुआ है। अनेकों परिवर्तन दिखाई देते हैं हमें भाषा में। जैसे देखिए, दुग्ध से दूध शब्द बना है, पृष्ठ से पीठ, हस्त से हाथ आदि शब्दों में परिवर्तन के ही परिणाम है। परिवर्तन की प्रकृति के कारण ही एक काल की भाषा दूसरे काल की भाषा से भिन्न होती है। अर्थात भाषा की जो यह परिवर्तनशीलता है, उसी के कारण आदिकाल की भाषा अलग है, भक्ति काल की अलग है, आधुनिक काल की अलग है। तो ऐतिहासिक जो ये कालक्रम है, इसके अनुसार भाषा में हम देख सकते हैं परिवर्तन है। उसी तरह से परिवर्तनशीलता यदि हम देखें तो स्थान के आधार पर भी होती है। भाषा की जो ये परिवर्तनशीलता है, यह ऐतिहासिक कालक्रम के अलावा तो है ही, उसी तरह से स्थान के आधार पर भी भाषा की परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान की भाषा से भिन्न होती है। देखिए, इसलिए एक कहावत भी है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी। भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण ही एक भाषा में अनेक बोलियां और उपबोलियां समाविष्ट होती हैं। हम जो हिंदी हमारे राज्य में बोलते हैं, वह हिंदी हम देख सकते हैं अन्य राज्यों में अलग तरह से बोली जाती है। इसीलिए हिंदी की अनेक बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। उसी तरह से अब अगली विशेषता है, भाषा का जो अर्जन है वह अनुकरण द्वारा किया जाता है। भाषा अर्जित संपत्ति है और वह अर्जन जो है किस तरह किया जाता है, अनुकरण द्वारा किया जाता है। तो अरस्तु के शब्दों में यदि हम कहें तो अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य किसी भी चीज को सीखते समय अनुकरण करता है, दूसरे ने उस चीज को किस तरह से किया है उस तरह से करने का वह प्रयास करता है। अनुकरण द्वारा वह किसी भी चीज को सीखता है। तो मनुष्य भाषा के सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है। जिस तरह हमने पहले देखा था कि छोटा बालक जो है वह अपने परिवार तथा समाज में जो भाषा बोली जाती है उसी को अनुकरण द्वारा ग्रहण करता है। परिवार में बोली जाने वाली भाषा को वह पहले अपने कानों से सुनता है। यदि कोई पंजाबी भाषी परिवार है तो बच्चा पंजाबी भाषा सीखते समय क्या करता है, उस भाषा को सीखते समय पहले कानों से सुनता है, श्रवण करता है। जो कुछ भी परिवार के लोग हैं, माँ है, पिताजी है, भाई बहन है, वो किस तरह से बात करते हैं वह क्या करता है, पहले श्रवण करता है, सुनता है, फिर मन से उसे समझता है, मन से समझता है और अपने उच्चारण अवयवों से उसका उच्चारण करने लगता है। पहले वह तोतला बोलता है, तोतला बोलते बोलते वह सही उच्चारण सीख लेता है। हमारे परिवार में भी देखिए, पहले बच्चे तोतला बोलते हैं। हम जब पानी कहते हैं वह पा पा कहते हैं, जब हम दूध कहते हैं तब वो दुदू कहते हैं। तो इस तरह से तोतला बोलते बोलते वह सही उच्चारण सीख लेते हैं। इस प्रकार भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है। अब देखिए अगली विशेषता, भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है। भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है। हमने देखा है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है, यह भाषा की एक विशेषता है। लेकिन परिवर्तन और विविधता की प्रवृत्ति के साथ साथ भाषा में स्थिरीकरण की भी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन उसमें एक स्थिरीकरण
की प्रवृत्ति भी होती है, स्थिरता भी होती है। और स्थिरता की यह जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि वह मानव भाषा के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। भाषा का व्याकरण जो है भाषा को परिनिष्ठित बनाए रखता है। परिनिष्ठित भाषा के रूप को मानव भाषा भी कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में हम उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। और यह परिवर्तनशील यह परिनिष्ठित जो भाषा है या फिर मानव भाषा है, यह किस कारण बनती है? तो भाषा के व्याकरण द्वारा। भाषा का व्याकरण जो है वह भाषा को परिनिष्ठित बनाए रखता है। इसीलिए भाषा की एक विशेषता है कि भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है। अब अगली विशेषता है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो भाषा अपनी प्रचलित स्थिति में कुछ परिवर्तित भी होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। हम यह नहीं कह सकते कि यह जो भाषा है इस भाषा का यह अंतिम स्वरूप है। अर्थात भाषा ऐसी वस्तु नहीं है जो बनकर पूर्ण हो गई है। पूर्ण वस्तु हम किस वस्तु को कह सकते हैं? जो अंतिम रूप से बनी बनाई हो। लेकिन भाषा ऐसी नहीं है, उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा ऐसी वस्तु नहीं है जो बनकर पूर्ण हो गई हो, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अब भाषा का यह अमुक रूप अंतिम है। यह विशेषता भी किस भाषा के लिए है? केवल जीवित भाषा के लिए। मृत भाषा के बारे में यह विशेषता लागू नहीं होती। देखिए जिस भाषा में अर्थात जहाँ भाषा में स्थिरता आती है वहाँ भाषा मृत बन जाती है। अर्थात स्थिरता जो है वह भाषा को मृत बनाती है। परिवर्तन ही भाषा के जीवन का द्योतक है। तो इस तरह से भाषा की विशेषता है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, वह परिवर्तित होती रहती है। उसी तरह से भाषा परंपरागत वस्तु है। देखिए हमने पहले विशेषता देखी थी कि भाषा पैतृक संपत्ति एवं बपोती नहीं है। तो यहाँ पर हमें समझ लेना होगा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बपोती नहीं है। पिता द्वारा पुत्र को वह पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त नहीं होती, परंतु वह जो है परंपरा से प्राप्त होती है। समाज के लोग परंपरा के रूप में प्रचलित भाषा को अपने बचपन से अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है। जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भाषा सीखती है। जो भाषा देखिए हम बोलते हैं वह भाषा हमने कैसे सीखी? हमारे माता पिता से सीखी। और हमारे माता पिता ने वह भाषा कैसे सीखी? उनके माता पिता द्वारा सीखी, अर्थात हमारे दादा दादी से वह भाषा सीखी। और हमारे दादा दादी ने वह भाषा किसके द्वारा सीखी? उनके माता पिता द्वारा। और उनके माता पिता ने उनके माता पिता द्वारा। तो इस तरह से भाषा जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते आए हैं। भाषा का यह प्रवास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए भाषा जो है वह परंपरागत वस्तु है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी वह भाषा सीख सकती है। आगे देखिए भाषा की विशेषता है भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरीय वस्तु है। देखिए किसी एक समाज के विभिन्न स्तरों के भाषी एक सी भाषा का प्रयोग नहीं करते। हमारे समाज में जो है विभिन्न स्तर हैं। यह स्तर हम देख सकते हैं, उम्र, बुद्धि, शिक्षा स्तर, व्यवसाय आदि में भिन्नता के कारण उनकी भाषा में भी भिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे कि देखिए उम्र की दृष्टि से यदि हम देखें तो बच्चे और बूढ़ों की भाषा में अंतर होता है। शिक्षित और अशिक्षित की भाषा में अंतर होता है, स्तर भेद हो सकता है। उसी तरह से शिक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, बुद्धि, व्यवसाय, सामाजिक स्तर भेद के अनुसार भी भाषा में उतने ही भेद मिलते हैं।
हम सहज उदाहरण ले सकते हैं कि एक विद्वान की भाषा और एक अनपढ़ की भाषा में भेद होता है। उसी तरह से ग्रामीण परिवेश की भाषा और शहरी परिवेश की भाषा में अंतर होता है। तो इस तरह से भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरीय वस्तु है। आगे, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। देखिए, एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर भाषा का रूप बदलता है। भौगोलिक सीमा भाषा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कहावत है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी, अर्थात 8 कोस पर भाषा बदलती रहती है। भाषा की सीमा के बाहर उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, अथवा उस सीमा के बाहर किसी दूसरी भाषा की सीमा शुरू हो जाती है। उदाहरणार्थ, पंजाब की भाषा पंजाबी है, बंगाल की भाषा बंगाली है, तो गुजरात की भाषा गुजराती है। चीनी, अंग्रेजी, रूसी, अरबी आदि भाषाओं की भी अपनी अपनी एक भौगोलिक सीमा है। हिंदी भाषा का ही हम यदि उदाहरण लें तो हिंदी भाषा में अनेक अनेक बोलियां हैं, और उन बोलियों का भी जो है उन बोलियों का विभाजन भी हम इस भौगोलिक दृष्टि से देख सकते हैं, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। अब देखिए, और एक विशेषता है, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। जिस तरह से भौगोलिक सीमा होती है, उसी तरह से ऐतिहासिक सीमा भी होती है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान प्रत्येक भाषा के इतिहास का अध्ययन करता है। तो प्रत्येक भाषा प्रारंभ में किसी रूप में थी, बाद में बदलकर किस रूप में आई, वह किस समय से किस समय तक प्रचलित रही, इन बातों पर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में विचार किया जाता है। तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के आधार पर ही संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं का समय जो है वह निर्धारित किया गया है। अब अगली विशेषता है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। प्रत्येक भाषा का जो है संरचनात्मक ढांचा स्वतंत्र होता है। वह अपने अपने व्याकरण पर आधारित होता है। हमने इससे पूर्व भी देखा है कि यह जो विशेषताएं हैं यह सभी भाषाओं पर लागू होती है, परंतु फिर भी अपनी अपनी भाषा की कुछ अलग विशेषताएं भी होती है, जो कि व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है। और व्याकरण के इन्हीं नियमों के कारण ही प्रत्येक भाषा का जो है संरचनात्मक ढांचा स्वतंत्र होता है। व्याकरण निश्चित व्यवस्था के आधार पर भाषा के संरचनात्मक ढांचे को सुरक्षित रखता है। इसी कारण भाषा में स्थिरता आती है। किन्हीं दो भाषाओं का ढांचा पूर्णतः एक नहीं होता। हम यदि किसी भी दो भाषाओं का उदाहरण के रूप में यदि उदाहरण ले, तो उनका संरचनात्मक ढांचा पूर्णतः एक नहीं होता। उनमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ किसी भी एक स्तर पर या एक से अनेक स्तरों पर संरचना में अंतर अवश्य होता है। जैसे कि देखिए, हिंदी में स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग इन 2 लिंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मराठी तथा गुजराती भाषा में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इन तीनों लिंगों का प्रयोग होता है। इसी तरह से वाक्य रचना में भी देखिए, हिंदी की वाक्य रचना अलग है, अंग्रेजी की वाक्य रचना अलग है। अनेक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना होती है। अब अगली विशेषता है, भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। देखिए, मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है कि वह कम से कम प्रयास में अधिक लाभ उठाना चाहता है, अर्थात वह कठिन बातों को छोड़ सरलता की ओर जाता है। तो भाषा की दृष्टि से भी यह विशेषता है। भाषा में प्रयत्न लाघव, मुख सुख, श्रम की बचत, उच्चारण की सुविधा के कारणों से ही भाषा में बहुत से परिवर्तन होते हैं। सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा की कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट होती है। सभी भाषाओं का यदि हम इतिहास देखें, किसी भी भाषा का, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तो इन भाषाओं का यदि हम इतिहास देखें तो वह कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती रहती है।
उदाहरणार्थ देखिए, हिंदी में पहले चंद्र शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में चाँद। उसी तरह से अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, रात्र से रात, यह ध्वनि परिवर्तित रूप है जो कि कठिनता से सरलता की ओर आगे बढ़े हैं। अब देखिए, अगली विशेषता है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। देखिए, मानव के विकास के साथ ही भाषा का विकास होता रहता है। भाषा अपने आरंभिक रूप में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ती है। आदि मानव की भाषा की तुलना में आज के मानव की भाषा अत्यंत प्रौढ़ और परिष्कृत है। इसी प्रकार शिशु की भाषा की तुलना में परिपक्व व्यक्ति की भाषा पर्याप्त परिमार्जित होती है। तो भाषा जो है निरंतर प्रयोग से ही प्रौढ़ अर्थात विकसित होती रहती है। अब अगली जो विशेषता है वह है भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है। तो भाषा की संयोगावस्था जो है वह कठिनता से युक्त होती है, तो वियोगावस्था सरलता से युक्त। ने विशेषता देखी है कि भाषा जो है वह कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। इसी के आधार पर हम यह विशेषता समझ सकते हैं। भाषा की संयोग अवस्था कठिनता से युक्त होती है, परंतु जब वियोग अवस्था में भाषा सरल होती है। भाषा स्वाभाविक रूप से जो है कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती रहती है। भाषा का प्रारंभिक रूप बहुधा संयोगावस्था में होता है, इसलिए आगे चलकर वह वियोग अवस्था की ओर बढ़ती रहती है। जैसे संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा का उदाहरण हम ले तो वह संयोगात्मक भाषा है, और हिंदी, मराठी, गुजराती यह वियोगात्मक भाषाएं हैं। देखिए, संस्कृत समझने में, आत्मसात करने में हमें कठिन लगती है, वह संयोगात्मक रूप है उसका। लेकिन हिंदी, मराठी, गुजराती हम सहज रूप से समझ सकते हैं, यह उसका वियोगात्मक रूप है। अब आगे की विशेषता है, अंतिम विशेषता है, यह भाषा एक सहज नैसर्गिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक सहज व नैसर्गिक प्रक्रिया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। देखिए, यहाँ पर सहज का अर्थ जन्मजात नहीं मानना चाहिए और न नैसर्गिक भी। अर्थात बच्चे को भाषा सीखने में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कम श्रम या शक्ति लगानी पड़ती है। बच्चा सहजता से अनुकरण द्वारा भाषा सीख सकता है, उसे ज़्यादा कुछ श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा उसे वहाँ पर समय या फिर सहजता से वह सीख सकता है। लेकिन वह भाषा को अनायास नहीं सीख पाता, परंतु अल्पायास से प्राप्त करता है। तो इस तरह से भाषा जो है वह एक सहज नैसर्गिक प्रक्रिया है। देखिए, हमने इस तरह से आज भाषा की जो विशेषताएं देखी है, इन विशेषताओं से ही भाषा की प्रकृति स्पष्ट होती है। तो इस तरह से आज हमने भाषा के लक्षणों को या फिर भाषा की विशेषताओं को देखा है, उसका अध्ययन किया है। धन्यवाद।